चलिए देखिए, कल हमने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ा था। आज कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कूलाम का जो नियम है वो कहाँ कहाँ लगता है। तो कूलाम का नियम नंबर 1 हम देखने वाले हैं। कूलाम का नियम नंबर 1, ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है ना, यानी कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यानी कि अगर बड़े बड़े अगर हम आवेश लें तो उसके लिए हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। दूसरा जो है, बिंदु आवेशों के साथ साथ स्थिर आवेश के लिए होगा। स्थिर आवेशों के लिए ना, बिंदु आवेश के साथ साथ हम स्थिर आवेशों के लिए ही कूलाम का नियम लगा सकते हैं। यानी कि अगर आवेश गतिशील है, अगर आवेश गतिशील है उसके लिए कूलाम का नियम नहीं लगेगा। अगर आवेश गतिशील है तो हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। पहला नियम क्या है कि यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा क्या है, स्थिर आवेश के लिए कूलाम का नियम लगेगा, ठीक है। अब स्थिर आवेश के लिए कैसे, जैसे हम अगर देखें तो जो कूलाम का नियम है ना, जैसे एक आवेश हम ले लेते हैं यहाँ पर Q1, दूसरा आवेश ले लेते हैं यहाँ पर Q2। अगर हम दोनों को अगर मिलाएं तो इस पर जो बल लगेगा, इस आवेश पर जो बल लगेगा, Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र काम करेगा ना, यानी कि यहाँ पर जो बल लगेगा वह बल Q2 इंटू E1, और यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा Q2 इंटू यहाँ पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, Q2 का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 ना। Q2 का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, E2। तो यहाँ पर जो बल लगेगा Q1 इंटू E2, और यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा Q2 इंटू E1। तो अब देखिए यहाँ पर परिवर्तित कहाँ से होता है, स्थिर आवेशों के लिए ही क्यों सत्य है। अगर हम देखें, ध्यान समझिएगा, अगर हम देखें तो इसका जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस आवेश का विद्युत बल रेखा निकलेगी। अगर इस आवेश की विद्युत बल रेखा निकलेगी तो इस पर किस प्रकार प्रभाव दर्शाता है, और Q2 को जो विद्युत बल रेखा निकलेगी इस पर किस प्रकार प्रभाव दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा Q2 इंटू E1, यहाँ पर जो बल लगेगा Q1 इंटू E2, ये आपस में बल बराबर होने वाले हैं। ये आपस में बल क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। तभी तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तभी तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब समस्या ये है कि ये स्थिर आवेश के लिए क्यों सत्य है, गतिशील आवेश के लिए क्यों नहीं सत्य है। तो इसको हम आइए समझते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जिसके लिए ये चीज़ें बदल जाती हैं। अगर हम देखें आवेश, मान लो Q1 आवेश गतिशील है। अगर Q1 आवेश गतिशील है Q2 आवेश के लिए, अगर Q1 आवेश गतिशील है Q2 आवेश की तरफ, तो मान लेते हैं ये आवेश गति करके यहाँ पर आ गया। अच्छा, और दूसरी बात, जो वैद्युत बल रेखा होती है उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है। क्या, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जो वैद्युत बल रेखा होती है वो गतिशील होती है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना। तो जब यहाँ से वैद्युत बल रेखा यहाँ पर जब पहुँचेगी ना, यहाँ से जब गतिशील यानी कि चलेगी और यहाँ पर जब पहुँचेगी, तो हम मान लेते हैं कि यह आवेश गतिशील है। जब गतिशील होगा ये आवेश तो यहाँ पर पहुँचेगा ना, जो गतिशील होकर यहाँ पर मान लो किसी क्षण पहुँचेगा। जब किसी क्षण यहाँ पर पहुँचेगा तब इस आवेश को जब इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो बढ़ेगी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब यहाँ पर बढ़ेगी तब तक इसको अनुभव नहीं होगा। अच्छा, जब ये आवेश यहाँ पर पहुँचेगा तब जाकर इसको पता चलेगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो बढ़ गई। और जब तक इसको अनुभव होगा तब तक ये आवेश देखा जाए तो यहाँ पर पहुँच चुका होगा ना। अच्छा, ये आवेश उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना यहाँ पर बल लगा रहा था।
ये आवेश उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना इस पर लगा रहा था। लेकिन ये आवेश जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये आवेश कुछ अधिक बल लगा पाएगा, क्योंकि दूरी जब कम हो गई, क्योंकि आप पढ़े हो ये प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, यानी कि जब दूरी कम होगी तो लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। जब दूरी कम होगी तो लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। जब लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा तब ये वाला तो इस पर कुछ अधिक बल लगाएगा, लेकिन ये वाला उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना ये लगाता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है हमारी बढ़ चुकी है ना, ये उस पर उतना ही बल लगाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्थिर आवेशों के लिए ही कूलाम का नियम सत्य है। स्थिर आवेशों के लिए ही कूलाम का नियम सत्य है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। आप इस प्रकार यहां पर समझ सकते हैं। चलिए अब आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई चालक है, इस चालक में देखा जाए तो बहुत सारे बिंदु आवेश मिलेंगे ना, बहुत सारे यहाँ पर क्या मिलेंगे? बिंदु आवेश मिलेंगे। तो ध्यान देना, तो जब बहुत सारे यहाँ पर बिंदु आवेश मिलेंगे तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होगी ना, तो ये इस पर बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि चालकों में देखा जाए तो कूलाम का नियम किसी चालक के लिए नहीं लगता। कूलाम का नियम किसी चालक में उपस्थित जो आवेश होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल है वो हम कूलाम के नियम द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये रहा कूलाम के नियम की सीमाएं। तो पहला क्या है? ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और दूसरा क्या है? स्थिर आवेशों के लिए सत्य, जो कि मैंने बताया कि यह आवेश अगर स्थिर है तो कूलाम का नियम लगा सकते हैं। अगर यह आवेश गतिशील है तो यह आवेश जब गतिशील होगा तो मान ले कि किसी क्षण, किसी सूक्ष्म समय में यह आवेश यहाँ तक पहुँचेगा। जब आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो जो वैद्युत बल रेखा निकलती है वो इतनी स्पीड से चलेंगी, तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो ये आवेश जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक इसको अनुभव नहीं हो, और इसके जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसको पहुंचने में कुछ न कुछ समय लगेगा। भले ही 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इतनी स्पीड से यहाँ पर चलेंगी, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसकी बल रेखा जो यहाँ पर पहुंचने में कुछ न कुछ समय लगेगा, लेकिन इसको यही समझ आएगा कि यह आवेश यहीं पर स्थिर है, इसके लिए ये उतना ही बल लगाएगा, लेकिन यह बल कुछ अलग लगाएगा। तो स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू नहीं हो पाएगा। नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम केवल स्थिर आवेश के, ये इस पर अधिक बल लगाएगा, यहाँ पर पहुंचने पर ये उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना ये पहले लगाता था, यानी कि यह बल उस पर कम लगाएगा और यह बल इस पर अधिक लगाएगा। यानी कि हम कूलाम का नियम जो पढ़े हैं सदिश स्वरूप, वहां पर बताया गया था कि कल वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यह बताया गया था। यानी कि परिमाण के स्वरूप ये बराबर, बिंदु आवेशों के लिए परिमाण के स्वरूप ये बराबर, परंतु विपरीत दिशा में लगाएंगे। लेकिन गतिशील होगा तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, इस पर ज्यादा बल लगा देगा न किसी क्षण के लिए, क्योंकि यहाँ से चलने पर बल रेखाएं तो जाएंगी ही जाएंगी, तो इस पर ये इस पर अधिक बल लगाएगा और ये इस पर उतना ही बल लगाएगा। इसलिए स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम सत्य होता है, बट गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं होता। अगला है वैद्युत बल रेखा की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत बल रेखा की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। पहला है वैद्युत बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला है वैद्युत बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल क्या है?
नंबर 1, वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर होता है F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे जो वैद्युत बल है यह आवेश पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वैद्युत बल जो है आवेश पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। वैद्युत बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है और जो गुरुत्वाकर्षण होता है दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी कि दोनों में चीजें सेम है। अभी यहाँ पर आवेश पर निर्भर करता है, यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, दूसरा है जो वैद्युत बल होता है यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दो गुण रखता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण इसमें दो गुण होते हैं और इसमें केवल आकर्षण होता है। ठीक है, जो वैद्युत बल होता है इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों गुण पाए जाते हैं और जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें केवल आकर्षण। इसलिए क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, ये आवेश जो है ये दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए इसमें दो गुण होते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। और जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये केवल ये जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। द्रव्यमान जो है ये एक प्रकार का होता है और जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, इसलिए इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पाए जाते हैं और इसमें केवल आकर्षण होता है, ये केवल आकर्षण होता है। अच्छा, आगे जो हमारा वैद्युत बल होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है ना, और ये भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ये भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अच्छा, जो वैद्युत बल होता है इसमें आंतरिक क्रिया होती है, वैद्युत बल में भी आंतरिक क्रिया होता है और गुरुत्वाकर्षण बल में भी आंतरिक क्रिया होता है, इसमें भी क्या होता है, आंतरिक क्रिया होती है। अच्छा, जो वैद्युत बल होता है ये भी संरक्षी बल है ना, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी संरक्षी है, ये भी संरक्षी बल है। अच्छा, अगर हम वैद्युत बल की बात करें, वैद्युत बल की अगर हम बात करें तो वैद्युत बल में वैद्युत जो बल होता है इसमें संरक्षी और ये जो संरक्षी है इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा अगर हम किसी वस्तु को अगर हम गतिशील कराते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम मेज को कुर्सी को अगर हम फोर्स लगाकर अगर हम घर्षण बल के विरुद्ध अगर वर्क करके अगर हम घर्षण बल के विरुद्ध वर्क करके उनको अगर हम गतिशील कराते हैं तो उसमें संचित जो ऊर्जा होती है वो असंरक्षी बल के विरुद्ध वर्क होता है, उसमें असंरक्षी बल के विरुद्ध होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल हो उसमें संरक्षी बल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है। जैसे अगर हम किसी भी वस्तु को जमीन से उठाकर कुछ ऊंचाई पर लेकर आए, जमीन से उठाकर हम कुछ ऊंचाई तक लेकर आए तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करके प्राप्त होती है। अगर हम इस मार्कर को जमीन से उठाकर इतने ऊपर लेकर आए तो इसमें ऊर्जा क्या है, संरक्षी है, तो उसको हम क्या करें, छोड़ देंगे तो जमीन पर चला जाएगा। यानी कि ये जो बल किया गया इसमें जो कार्य किया गया ये संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया गया, इसमें संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया गया। लेकिन जो काम असंरक्षी बल के विरुद्ध होता है उसमें ऊर्जा संचित नहीं रहती है। जैसे अगर हम मेज को उठाकर यहाँ पर लाएं, अब यहाँ पर देंगे तो मेज अपने आप नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें ऊर्जा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य ही नहीं किया गया, उसमें जो कार्य किया गया है वो असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया गया है। चलिए, इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश समुदाय के
किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है, तो इस आवेश के कारण हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र कहीं ना कहीं तक होगा। ठीक है, तो ये जो आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का मान लेते हैं कोई फील्ड है, इसके चारों तरफ एक मतलब कि फील्ड बन गया, वह फील्ड वैद्युत क्षेत्र है। इसके चारों ओर फील्ड तैयार हो गया और वही फील्ड क्या है? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम किसी अन्य आवेश को मान लो परीक्षण आवेश को लेकर जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही यह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता, मान लेते हैं दोनों का नेचर सेम है, तो यह आवेश प्रतिकर्षित होने लगती है ना, यह आवेश प्रतिकर्षित होने लगती है। मान लेते इस आवेश को एक बार उठा के लेकर आए यहाँ पर, मान लेते दूरी R1 है, और एक बार उठा के लेकर आते हैं यहाँ पर, मान लेते दूरी R2 है। अब क्या होगा? अब एक बार आवेश इसके नजदीक है, एक बार आवेश इसके समीप है, एक बार यह आवेश इसके नजदीक है, एक बार आवेश इसके दूर है। जब ये नजदीक है तो इस पर कुछ अलग बल लगेगा, मान लेते बल F1 है, और ये दूर है तो मान लेते हैं बल इस पर लगेगा F2। तो ये वाला आवेश दो आवेश को हम लेकर आते हैं ना, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। अब ये वाला आवेश कहेगा कि हम पर ये कुछ ज्यादा बल लगा रहा है, और ये वाला कह रहा है नहीं, ये बहुत कम बल लगा रहा है। यानी कि ये वाला आवेश कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा बल का अनुभव हो रहा है, कहे नहीं, ये बताएगा कि मुझको बहुत कम बल का अनुभव हो रहा है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि बल ये ज्यादा लगा रहा है कि ये बल कम लगा रहा है, ये मतलब फैसला कैसे होगा? तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दूरी ये इसकी तुलना में ये दूरी अधिक है, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी अधिक है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत बल का अनुभव होता है वो तीव्रता के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? तीव्रता के आधार पर होता है। अगर ये कम बल का अनुभव कर रहा है, ये ज्यादा बल का अनुभव कर रहा है, तो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि ये इसके नजदीक है तो इस पर तीव्रता अधिक लग रही है, ये इसके समीप है तो इस पर तीव्रता, ये इससे दूर है तो इस पर तीव्रता का कम अनुभव होगा। यानी कि जो विद्युत जो बल होता है, जो विद्युत बल का परिमाण जो होता है, जो विद्युत बल का परिमाण होता है, ये किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। विद्युत बल का जो परिमाण होता है किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। और दूसरा कि इस पर बल जो लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, और कहेंगे नहीं ये बल हम पर जो बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है ना। तो वैद्युत बल का जो परिमाण निर्भर करता है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किस पर निर्भर करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखा पर। किस पर? वैद्युत बल रेखा पर ना, किस पर? वैद्युत बल रेखा पर। तो यहाँ से दो टॉपिक निकल कर आता है, वैद्युत क्षेत्र से दो टॉपिक निकल कर आता है। एक ये निकल कर आता है वैद्युत बल का परिमाण जो निर्भर करता है वो तीव्रता पर, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा निर्भर करती है वो वैद्युत बल रेखा पर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद जो टॉपिक पढ़ा जाता है वो एक पढ़ा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा पढ़ा जाता है वैद्युत बल रेखा। तो यहाँ से आपको समझ में आया, यहाँ पर आपको समझ में आया कि जब मैं किसी आवेश को लिया, आवेश को लेने के बाद
फिर तो देख लीजिए, जब हमने किसी आवेश को लिया तो आवेश लेने के बाद उस आवेश पर जो बल लगा, उस आवेश पर जो बल लगा ना, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, तो मैं किसी परीक्षण आवेश को लाया और परीक्षण आवेश को लाने के बाद मैं एक बार यहाँ पर रखा, इस परीक्षण आवेश को एक बार यहाँ पर रखा। जब रखा तो ये आवेश को दो बार मैं दो भिन्न भिन्न जगहों पर रखा। तो इस पर दो भिन्न भिन्न जगहों पर रखने पर जो बल रेखा हमें जो बल का अनुभव हुआ, एक पर अधिक बल का अनुभव हुआ एक बार और एक पर कम। तो ये नजदीक था इसलिए अधिक बल का अनुभव हुआ, ये दूर था इसलिए कम बल का अनुभव हुआ ना। और इस पर जो बल लग रहा था इस दिशा में, इस पर जो बल लग रहा था इस दिशा में। तो बल का अलग अलग लगना, बल का अलग अलग लगना तो वो निर्भर करता है उसके दूरी पर कि बल का अनुभव कितना हो रहा है ना। तो ये निर्भर करता है वैद्युत बल के परिमाण पर, वैद्युत बल के परिमाण पर ना। तो वैद्युत बल का परिमाण क्या है, ये निर्भर करता है किस पर, तीव्रता पर। और दूसरा जो बल लग रहा था, कम बल लग रहा था ना इस पर, तो अलग अलग बल का अनुभव होना ये निर्भर करता है बल के परिमाण पर, जो कि निर्भर करता है किस पर, तीव्रता पर यानी कि इंटेंसिटी पर ना। और दूसरा जो बल का अनुभव हो रहा था, दूसरी चीजें जो इससे निकल कर आ रही थी, इस पर बल इस दिशा में लगा रहा है ना, ये आवेश इस पर इस दिशा में बल लगा रहा है और ये आवेश इस पर इस दिशा में बल लगा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी भी बिंदु आवेश जो वैद्युत बल रेखा निकलती है वो अलग अलग मतलब चारों दिशाओं में निकलती है, यानी कि वो निर्भर करता है किस पर, वैद्युत बल रेखा पर ना, यानी कि वैद्युत बल रेखा। तो दो चीजें इसके बाद पढ़नी है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा वैद्युत बल रेखा। इसको हम डिस्कस करेंगे कल, डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखा।